अब बच्चों आप लोगों ने ये याद रखना है कि फिंगरप्रिंट एडिमा क्यों होता है, फिंगरप्रिंट एडिमा की क्या रीज़न हो सकती हैं। बेसिकली जब हम कहते हैं कि हाइपोनेट्रीमिया में सीरम ऑस्मोलैलिटी जो है वो कम हो जाती है, सीरम ऑस्मोलैलिटी के कम होने की वजह से जो वाटर है वो क्या करेगा कि वो सेल्स की तरफ ज़्यादा मूव करेगा। अब देखो इसकी हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, कि जब हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा होने लग जाएगा, सेल्स में फ्लूइड आना ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि फिंगरप्रिंट एडिमा होगा कि फिंगर्स जो है ना वो इस तरह से होंगे जिस तरह स्वेलिंग नहीं हुई होती उस तरह से फिंगर्स आपको लगेंगी। ठीक है, फिर जब हम उसको प्रेस करेंगे तो उसमें एक डिंपल आ जाएगा, उसको प्रेस करके जब उसमें डिंपल आ जाएगा वो थोड़ी देर बाद जाकर डिसअपीयर होगा। इसको हम कहते हैं फिंगरप्रिंट एडिमा। ठीक है, फिंगरप्रिंट एडिमा की डिफाइन क्या वो आप लोग को पता होना चाहिए कि जिसमें फिंगर्स में स्वेलिंग हो जाती है, हम उसको प्रेस करते हैं, प्रेस करने की वजह से वहाँ पर कोई डिंपल क्रिएट हो जाता है, डिंपल क्रिएट होता है तो जैसे ही डिंपल थोड़ी सी देर बाद जाकर वो डिसअपीयर होगा, इसको हम कह देंगे फिंगरप्रिंट एडिमा। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साइन सिम्टम्स की कि क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं हमारे पास मसल में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जीआईटी में। ठीक है, ये आप लोगों ने मेनली जो है ना साइन सिम्टम्स का निमोनिक याद रखना है। अब यहाँ पे वो कहता है कि हाइपोस्मोलैलिटी और मूवमेंट ऑफ वाटर की मूवमेंट जब मसल्स में होती है, न्यूरल में होती है या जीआईटी ट्रैक्ट में होती है, तो क्या क्या साइन सिम्टम आएंगे। अब आप लोग अगर यहाँ से ही थोड़ी सी कॉमन सेंस हम लोग देखें कि जीआईटी में अगर वाटर का लेवल ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, वहाँ पे डायरिया होगा। ठीक है, डायरिया होगा। इसके अलावा एनोरेक्सिया की टर्म का आप लोग को पता होना चाहिए कि हम एनोरेक्सिया किसे कहते हैं। एनोरेक्सिया होता है कि जिसमें भूख नहीं लगती। ठीक है, भूख लगनी चाहिए लेकिन नहीं लगती। एब्डोमिनल क्रैम्प्स उस पेशेंट में बहुत ज़्यादा होंगे। एक दफ़ा आप इन सारे साइन सिम्टम्स को समझ लो, देन उसके लास्ट में मैं आप लोगों को निमोनिक बताऊंगी जो आप लोगों ने लिखना होगा। ठीक है, अब जीआईटी में वो कहते हैं कि ये सारे साइन सिम्टम्स आएंगे, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होगी, एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा होगी, क्रैम्पिंग जिसको हम कहते हैं, नोजिया, उसका दिल बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, डायरिया हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकता है। एनोरेक्सिया का हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि हम किसे कहते हैं। इसी तरह सीएनएस में उसके क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं, उसको हेडिक होगी, एप्रीहेंशन हो गया। एप्रीहेंशन हम किसे कहते हैं कि जिसमें ना उससे एंजाइटी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम बात करें एंजाइटी एक एक्सट्रीम लेवल पे, बहुत ज़्यादा लेवल पे एंजाइटी को अगर हम देखें तो वो हम कहते हैं फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, आप लोगों को इन दोनों वर्ड्स का पता होना चाहिए। एप्रीहेंशन भी हम एंजाइटी को कहते हैं, लेकिन अगर एंजाइटी को हम पीक लेवल पे देखें तो हम किसे कहते हैं, फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। ठीक है, उसके बाद पर्सनैलिटी चेंजेस आएंगी। लिथार्गी ये होगी कि उसमें एनर्जी लेवल बहुत कम होगा, अगर वो कोई काम करना चाहेगा बिना तो भी उससे काम नहीं होगा। स्टूपर के हम किसे कहते हैं, स्टूपर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप लोग ये कह सकते हो कि पेशेंट में एंजाइटी आ जाती है, एनर्जी लेवल उसका कम हो जाता है। वही सारी चीज़ें बार बार यहाँ पे रिपीट होंगी। मेनली जो स्टूपर से रिलेटेड आप लोगों ने याद रखना है, वो डिसओरिएंटेड हो जाता है पेशेंट। ठीक है, कि उसको अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पता चलता। आप लोग खुद देखो कि जब हमारा एनर्जी लेवल कम हो जाता है तो हमें नहीं पता चलता कि हमने कौन सा काम करना है। एनजाइटी भी हमें ज़्यादा हो रही होती है, हेडेक हो रही होती है, एनजाइटी की पीक लेवल पे आती है, पर्सनैलिटी चेंजेस आती हैं और जीआईटी भी अफेक्ट होता है। अब इन सब को करने के लिए ना जो मैंने निमोनिक आप लोगों के लिए बनाया था वो ये था कि आप लोगों ने जहाँ से स्टार्ट करना है, ये मसल से स्टार्ट करना है आप लोगों ने। ठीक है, मसल क्रैम्पिंग से, मसल क्रैम्प्स, हेडिक, एप्रीहेंशन, पर्सनैलिटी चेंजेस, लिथार्जी, स्टूपर, कोमा, इन सब का मैंने जो है ना आप लोगों को निमोनिक बताना है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग जो याद करोगे वो करोगे मदर हेल्प्स एंड प्रिपेयर स्नैक्स ऑलवेज। ये भी अच्छा है, लेकिन आप लोग इसके अलावा भी एक मैं आप लोग को बताती हूँ वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसमें आप लोगों ने करना है माई हैप्पी आंट, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ। ठीक है, ताकि जिसको नहीं समझ, माई हैप्पी। अब याद देखो ये जो एम है ये किसके लिए है, मसल क्रैम्पिंग के लिए। हैप्पी किसके लिए है, हेडिक के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखो माई हैप्पी, देन उसके बाद आप लोग लिखते हैं आंट प्रिपेयर्ड लवली सैंडविचेस एंड एपिटाइजर्स। ये मैं आप लोग को नोट्स की फॉर्म में भी निमोनिक्स दे दूंगी, ताकि अगर कोई बच्चा नहीं नोट करता या फिर आप लोग को लेक्चर में नहीं समझ आती तो आप लोग नोट्स भी अपने पास रखो। ठीक है, माई हैप्पी आंट प्रिपेयर्ड लवली सैंडविचेस एंड एपिटाइजर्स। अब माई हैप्पी आंट, माई में एम फॉर मसल क्रैम्पिंग, हैप्पी एज फॉर हेडिक, इसी तरह आंट का जो ए है स्टैंड्स फॉर एप्रीहेंशन, प्रिपेयर्ड लवली सैंडविचेस, प्रिपेयर्ड पर्सनैलिटी। ठीक है, लवली में लिथार्जी, सैंडविचेस में स्टूपर, और इसी तरह एंड एपिटाइजर्स। एंड एपिटाइजर्स में आप लोगों ने एंड जो है वो एनोरेक्सिया के लिए, और एपिटाइजर्स का जो ए है वो एब्डोमिनल क्रैम्प्स के लिए। तो ये आप लोगों ने कॉमन सेंस की बात याद रखनी है कि जब जीआईटी ट्रैक्ट में एनोरेक्सिया, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे तो इसके साथ साथ डायरिया, वोमिटिंग, ये सारा कुछ आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, माई हैप्पी आंट प्रिपेयर्ड लवली सैंडविचेस एंड एपिटाइजर्स। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब अगर पेशेंट आ गया, हमने उसके साइन सिम्टम्स देख लिए, उसके कॉजेज़ देख लिए, उसका ट्रीटमेंट हम किस तरह से करेंगे, ये ट्रीटमेंट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। ठीक है,
अब बच्चों इसका जो ट्रीटमेंट है इसमें आप लोग देखो कि इन्होंने कहा हुआ है कि अगर तो हमने देखना है कि पेशेंट में वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है। वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या है कि वाटर का लेवल ज़्यादा है, तो उसकी वजह से सोडियम की डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है और सोडियम का लेवल हमारी बॉडी में कम हो रहा है। तो हमने क्या करना है कि उसका जो वाटर इंटेक है उसको हमने लिमिट कर देना है। सेकेंडली हमने क्या करना है कि ऐसी मेडिकेशंस जो SIADH करवा रही हैं पेशेंट में, उनको हमने लिमिट कर देना, उनको हमने जो है ना वो नहीं देना पेशेंट को। अब SIADH क्या होता है आपके पास कि सीवियर इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमारी बॉडी में वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को ज़्यादा करवाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर का लेवल ज़्यादा रहता है। तो ऐसी मेडिकेशन जो इस सिंड्रोम को कॉज कर रही होती हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने उनको लिमिट करवा देना, उनको इनहिबिट करवा देना, हमने वो मेडिकेशन पेशेंट को नहीं देनी। इसके अलावा हमने पेशेंट को जो है वो सलाइन सोल्यूशन देना है, क्योंकि सलाइन सोल्यूशन में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि उसमें 0.9% जो है वो सोडियम होती है, तो हम जो है उसको वो देंगे। ठीक है, ये आगे इसका ट्रीटमेंट जो आप लोगों ने इसमें 3 पॉइंट याद रखना है। वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से हमने वाटर को लिमिट कर देना है, मेडिकेशंस को इनहिबिट कर देना है जो कि इस सिंड्रोम को कॉज कर रही होंगी, और थर्ड पे हमने सलाइन सोल्यूशन देना है पेशेंट को। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइपरनेट्रीमिया। किसे कहते हैं? हाइपरनेट्रीमिया बेसिकली जब हमारी बॉडी में सोडियम का लेवल 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा हो जाता है, अबव हो जाता है, उसको हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी अगर हम मेन कॉज की बात करें, हाइपोनेट्रीमिया में कोई जो मेन कॉज होती है वो क्या होती है कि वाटर का लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है कि वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाता है। अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो इसकी जो मेन कॉज आती है वो यही आती है कि हमारी बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाता है। वाटर का लेवल कम होता है तो सोडियम की डाइल्यूशन नहीं होती, जिसकी वजह से हम वाटर का लॉस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, या फिर हम जो है वो सोडियम की इंजेक्शन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, रैपिड इंजेक्शन, रैपिड इन्फ्यूजन जो है वो सोडियम की हमारी बॉडी में हो रही है। ठीक है, तो इन सब कॉजेज़ की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसकी कॉजेज़ में याद रखना है। और अब जब हमारी बॉडी में वाटर का लेवल कम है, सोडियम की डाइल्यूशन नहीं हो रही, सोडियम का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया, सोडियम का इंटेक भी हम ज़्यादा कर रहे हैं, और क्या हो रहा है हमारी बॉडी में कि जब सोडियम का इंटेक ज़्यादा है, वाटर कम है, तो उस पर्सन को ना प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी। अब जो इन्फेंट होते हैं, ठीक है, इन्फेंट हम किन को कहते हैं, 2 ईयर्स तक की एज के जो होते हैं, या ऐसे पर्सन जिनमें कोई डिसेबिलिटी होती है जो कि ये बता नहीं सकते कि उनको जो है ना वो प्यास लगी हुई है। ठीक है, तो उनमें जो है ना हाइपरनेट्रीमिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डर पीपल। मतलब ऐसे लोग जो नॉर्मली रिस्पॉन्स कर सकते हैं, खुद अपनी प्यास में खुद जो है दूसरों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या खुद भी जो है ना अपनी उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं, ऐसे पर्सनस में हाइपरनेट्रीमिया होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप लोगों ने ये भी याद रखना है, और मेनली जो इसकी कॉज सबने याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि वाटर का लेवल कम होगा, सोडियम की इंजेक्शन ज़्यादा हो जाएगी हमारी बॉडी में। ठीक है, ये सारी इसकी कॉजेज में आते हैं। इसकी जो मैनिफेस्टेशन है वो हम टेबल से देखेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने हाइपोनेट्रीमिया की देखी थी। अब सबसे पहले इसके लिबॉर्टरी वैल्यूज़ को देख लेते हैं। कहते हैं कि इसमें जो सीरम ओस्मोलैलिटी है ना वो क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। सीरम ओस्मोलैलिटी इसमें जैसे ही ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगे, जिस तरह हीमेटोक्रिट या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन वगैरह। अगर हम इस हाइपोनेट्रीमिया में देखें तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स थी उनकी डाइल्यूशन कम हो रही थी। ठीक है, ब्लड के कंपोनेंट्स कम हो रहे थे, सीरम ओस्मोलैलिटी भी कम हो रही थी। सीरम ओस्मोलैलिटी मैंने पहले भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया होगा कि हम किसे कहते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। सीरम सोडियम का लेवल, ये अच्छा जी। अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में जो कि हमारी बॉडी कंपनसेट करने के लिए, किसी भी चीज़ की कमी को पूरा करने के लिए जो मैकेनिज्म हमारी बॉडी में हो रहा होता है उसको हम कहते हैं कंपनसेटरी मैकेनिज्म। होता ये है कि पर्सन को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो वो पानी पिएगा तो मे भी उसकी कंपनसेशन हो जाए। ठीक है, इसके अलावा हमारी बॉडी में जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो ज़्यादा हो जाता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा पेशेंट में, ओलिग्यूरिया। ओलिग्यूरिया का मतलब कि यूरिन जो है ना उसको नहीं आएगा, या डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट हो जाएगा। अब जब यूरिनरी आउटपुट डिक्रीज़ हो जाएगा तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी इंक्रीज़ कर जाएगी। मतलब है कि यूरिन जो है वो कंसनट्रेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन होगा, क्योंकि वहाँ उसमें जो पानी का लेवल है वो तो एडीएच सारा रीअब्जॉर्ब कर रहा है। इसकी वजह से ये सारे क्या है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में। अब होता ये है, कहता है कि जब इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है, पहले हमने क्या बात की थी, हाइपोनेट्रीमिया में इंट्रासेलुलर फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे फिंगरप्रिंट एडिमा हो रहा था, जो कि आप लोग का एमसीक्यूज़ है। इसी तरह यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड जब कम हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्किन ड्राई होगी, टिश्यू की टर्जिडिटी नहीं होगी, स्लाइवेशन हमारी बॉडी में कम हो जाएगी, लैक्रिमेशन का प्रोसेस कम हो जाएगा। और इसी तरह जब न्यूरल टिश्यू में वाटर की मूवमेंट जो है वो कम होगी, हाइपरोस्मोलैलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसकी वजह से हम क्या क्या जो है वो आ सकती हैं। पर्सन डिसोरिएंटेड होगा,
रिफ्लेक्सेस उसके कम होंगे, सीजर्स होंगे और हेडेक होगी, ठीक है। अब इन दोनों में अब इसकी जो साइन सिम्टम है, इसका जो निमोनिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो आप लोग नोट कर लो, ठीक है। साइन सिम्टम आप लोगों ने एज इट इज़ ही याद करने हैं और सारे आप लोगों ने टेबल वाले याद करने हैं। इसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट है वो भी हम देखते हैं, ट्रीटमेंट हम इसकी थ्योरी में से ही देखेंगे, ठीक है। बच्चे इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस पूरे जो मतलब आप लोग देखो कि यहाँ से इसके साइन सिम्टम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसमें टोटल डी आ रहे हैं ना, वो 6 डीज आ रहे हैं, ऊपर भी 3 डी हैं, ठीक है। डिक्रीज इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये भी डी आप लोग काउंट कर सकते हो, और नीचे भी 2 डी हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने ना ये आपने याद रखना है 6 का वर्ड आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। 6 डर्टी हैंड्स शुड वॉश परफेक्टली वेरी। अब यहाँ पे 6 डर्टी का जो डी है ना, यहाँ पे जितने भी 6 डी हैं वो आपने याद रखने हैं उससे। उसके अलावा जो हैंड्स का वर्ड है मतलब एच आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हेडेक के लिए है। इसी तरह जो शुड वॉश है, शुड का जो एस है वो किसके लिए है, सीजर के लिए है, ठीक है। वॉश का जो डब्ल्यू है वो आपने किसके लिए याद रखना है, यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए किया था। ये जो नीचे साइन सिम्टम है वीक रैपिड पल्स, ठीक है, ये आपके डब्ल्यू के लिए आप लोगों ने यूज़ करना है। इसी तरह परफेक्टली वेरी, परफेक्टली पॉसिबल इम्पेयर टेम्परेचर रेगुलेशन होगी पेशेंट में। वेरी वी वेस्कुलर क्लैप्स कर देंगे। वेस्कुलर क्लैप्स क्यों होगा, क्योंकि जो वाटर का लेवल है वो हमारी बॉडी में क्या है, कम है, ठीक है। वाटर का लेवल कम होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्लैप्स कर सकती हैं, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो सकता है, टेम्परेचर जो है वो बार बार इरेगुलर होता रहेगा, और जो पल्स होगी वो वीक रैपिड होगी। अब ये जो निमोनिक है ये आप लोगों ने याद रखना है, डर्टी हैंड शुड वॉश परफेक्टली वेरी, ठीक है। इन दोनों के मैंने निमोनिक आप लोगों को लिखवा दिए हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि जो हाइपरन्यूट्रीमिया का पेशेंट होगा, पहले हमने इसकी डिफाइन की, कॉजेज़ की, मैनिफेस्टेशन हमने टेबल वाली की। अब हम इसके ट्रीटमेंट को देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में वो कहता है कि सबसे पहले जो इसका आता है वो ये होती है कि हमने डिहाइड्रेशन को जो है ना वो ट्रीट करने के लिए फ्लूइड की रिप्लेसमेंट करवानी होती है। डिहाइड्रेशन को ट्रीट, जैसे डिहाइड्रेशन क्यों हो रही होती है, सबसे पहले हमने देखा पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लग रही होती है। डिहाइड्रेशन के साइंस आप लोगों ने पढ़े कि स्किन जो है वो ड्राई होगी, टर्जिडिटी कम हो जाएगी। तो ये जो सारे सॉल्यूशंस की रिप्लेसमेंट है ना हमने वो करनी है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखने, मेनली जो इसमें आप लोगों को याद रखने वाली बात है वो 2 चीज़ें याद रखनी है कि हमने डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है और हमने फ्लूइड रिप्लेसमेंट करवानी है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस को याद रखने के लिए आप लोग को 3 चीज़ों का पता होना चाहिए। फर्स्ट पे आप लोग को पता होना चाहिए कि पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड किसे कहते हैं। सेकेंडली आप लोग को पता होना चाहिए बाइकार्बोनेट्स का, ठीक है। और थर्डली जो आप लोग को पता होना चाहिए वो किसका पता होना चाहिए, पीएच का। ये 3 मेजरमेंट्स हैं जिनको देखते हुए हम जो है वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में डिफरेंस कर सकते हैं। पहला पॉइंट तो आप लोग ये याद रख सकते हो कि जो पीएच होती है वो नॉर्मल हमने पढ़ी हुई है 7, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर ये 7.35 से नीचे चली जाएगी पीएच तो क्या होता है कि पेशेंट जो है वो एसिडिक इन्वायरमेंट में चला जाता है। लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा हो जाएगी तो पेशेंट जो है वो बेसिक में चला जाएगा। अब ये जो एसिड और बेसिक की कंडीशन है ना वो आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करनी है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है, वर्ड से ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें क्या होगा, पीएच का लेवल कम हो जाएगा। पीएच का लेवल कम होना है। बाकी जो 2 मैंने क्वांटिटीज़ बताई हैं, एक पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है और एक बाइकार्बोनेट्स हैं, इन दोनों का लेवल क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हमारे पास पीएच कम हो जाती है, लेकिन जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड या बाइकार्बोनेट्स हैं ये दोनों ही क्या होंगे, दोनों ज़्यादा हो जाएंगे। इसी तरह रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपके पास पीएच जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ये दोनों जो लेवल हैं ये कम हो जाएंगे। अब जो हमारी बॉडी में एसिडिक इन्वायरमेंट हो जाता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में, ठीक है, इसकी मैंने काजेज़ आप लोग को, काजेज़ जो है ना इसकी आप लोगों ने जो मेनली याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसमें एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आता है और क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आता है। अब जो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आता है उसकी क्या क्या काजेज़ हो सकती हैं कि या तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहा, या हमें कोई लंग की डिजीज़ है, चेस्ट की कोई इंजरी हो गई है, रेस्पिरेटरी का सिस्टम का जो मसल है, रेस्पिरेटरी मसल्स हैं जो उनकी वीकनेस हो गई है, या जो एयरवे है ना वो ऑब्स्ट्रक्ट कर गया। ये सारी रीजंस किसमें आपने लिखनी है, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में। ये आपकी बुक पे यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना कि एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या क्या हो सकता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर प्रॉपर काम नहीं करेगा, मसल्स की वीकनेस हो जाएगी, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, या कोई भी लंग की डिजीज़ हो जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। या फिर जो है वेंटिलेशन का जो प्रोसेस होता है, एल्व्यूलर वेंटिलेशन, ठीक है, एल्व्यूलाई में जो वेंटिलेशन हो रही होती है वो इम्पेयर हो जाती है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वो ज़्यादा हो जाता है।
अब जो है क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी लंग डिजीज़ जो क्रोनिक होगी, जिसको हम कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एम्फीसीमा हो सकता है, तो जो क्रोनिक डिजीज़ की वजह से होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसमें जो मेनली याद रखने वाला पॉइंट है वो ये है कि या तो जो है इसमें प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं हो रही, प्रॉपर वेंटिलेशन ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे पहली रीज़न ये होगी। सेकेंड रीज़न एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की वजह से हो सकता है, इंजरी की वजह से हो सकता है, मसल्स की वीकनेस की वजह से हो सकता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है। और थर्ड पे हमारे पास आ जाता है क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, जिसमें हम कहते हैं कि कोई भी क्रोनिक डिजीज़ हो जाए, लंग की एम्फीसीमा या ब्रोंकाइटिस वगैरह जो उनकी वजह से होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब इसके भी जो साइन सिम्टम्स हैं वो सारे टेबल वाले करने हैं। सबसे पहले इसके लेबॉरेटरी टेस्ट वही आ जाएंगे जो हमने इसकी डिफाइन में पढ़े थे कि पीएच का लेवल कम हो जाना है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी और बाइकार्बोनेट भी ज़्यादा होगी। लेकिन जो सबसे पहले प्राइमरी में क्या आता है कि पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही वेंटिलेशन का प्रोसेस जो है वो इम्पेयर होगा, सही से परफॉर्म नहीं हो रहा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाएगा और बाइकार्बोनेट एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म के तौर पे इंक्रीज़ कर जाती है उसको कंपनसेट करने के लिए। अब इसके जो साइंस ऑफ कंपनसेशन आते हैं वो आता है एसिडिक यूरिन, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक इन्वायरमेंट को चेंज करने के लिए किडनीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड को रिमूव करती हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी में जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है वो एसिडिक यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब जब एसिडिक यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है तो इसके जो नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट आते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले न्यूरोनल एक्टिविटी जो है ना वो कम हो जाएगी। न्यूरोनल एक्टिविटी अगर कम होती है, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी कम हो जाती है, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी में जो सिम्टम्स आएंगे वो सारे हमारे, आप लोग कह सकते हो, हेडिक, बिहेवियरल चेंजेस। अब ये जो सिम्टम्स है ना, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो पैरानोई है। पैरानोई हम किसे कहते हैं कि जिसमें डिसओरिएंटेड पर्सन होता है, जिसमें उसे समझ नहीं आती कि उसने करना क्या है, ठीक है। एक्सट्रीम एंजाइटी की जो कंडीशन होती है उसको हम पैरानोई कहते हैं। और हेलुसिनेशन एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें कोई चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, लेकिन हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना ये हो रही है, यानी उसका कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं होगा, लेकिन हम कहेंगे कि जिस तरह हम कहते हैं यहाँ पे जो है ना कोई स्नेक है, लेकिन रियलिटी में वहाँ पे कोई स्नेक नहीं है, कोई उसका स्टिमुलस नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, हेलुसिनेशंस होती हैं। इसी तरह ट्रेमर हम किसे कहते हैं, टिंगलिंग ऑफ फिंगर्स को, ठीक है। पैरालिसिस होगा, स्टूपर की कंडीशन मैंने आप लोग को पहले बताई है कि स्टूपर में क्या होता है कि पेशेंट जो है वो डिसओरिएंटेड होगा, उस एनवायरनमेंट का पता नहीं चलेगा, और कोमा, ये सारे क्या हैं, ये इसके साइन सिम्टम्स हैं। और स्किन जो है पेशेंट की वो क्या होगी, वार्म होगी। अब इसका जो निमोनिक इसमें आता है ना, निमोनिक मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों ने वो करना है। बच्चों इनके जो साइन सिम्टम्स का निमोनिक है वो हेडिक से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हैरी बॉट कैट्स डिनर, पहले आप लोग ये लिख लो। हैरी में जो एच है वो किस लिए है, हेडिक के लिए। बॉट में जो बी है वो बिहेवियरल चेंजेस के लिए है। कैट्स जो हैं वो कन्फ्यूजन के लिए हैं, और डिनर जो है वो डिप्रेशन के लिए है, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है, हैरी बॉट कैट डिनर, पहले आप लोग ये लिखो। उसके बाद जो लाइन आनी है वो भी मैं लिखवाती हूँ। हैरी बॉट कैट्स डिनर पिज़्ज़ा विद टेस्टी पिज़्ज़ा स्लाइसिस, ठीक है। आप लोगों ने यही एज इट इज़ याद करना है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, हैरी बॉट कैट्स डिनर पिज़्ज़ा विद टेस्टी पिज़्ज़ा स्लाइसिस। अगर आप लोग इसके साथ करोगे तो एज इट इज़ यही सारे साइन सिम्टम्स का निमोनिक बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने यही वाला करना है। उसके बाद अगर हम इसके बात कर लेते हैं, इसी के ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का क्या क्या ट्रीट हो सकता है। देखो सबसे पहले हमने क्या बात की है, पेशेंट में इम्पेयर्ड वेंटिलेशन होगी, तो इसका मतलब कि हमने पेशेंट में जो वेंटिलेशन का प्रोसेस है उसको इम्प्रूव कर देना है, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर सीवियर केस है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो अगर जो हम इसके कॉज पे अगर करेंगे ना गौर, हर एक जो मैंने आज आप लोग को पढ़ाया, अगर आप उसकी कॉज पे देखोगे कि कॉज क्या हो सकती है, कॉज की बेस पे उसका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जो भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आ रहा होता है या जो भी कॉज होती है, हमेशा आप उस पर फोकस किया करो, आपको ट्रीटमेंट का खुद पता चल जाता है। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। इसके जो डिफ़ाइन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इसमें पीएच का लेवल ज़्यादा हो जाना है, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड और जो आपके पास कार्बोनिक एसिड है उनका लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो पेशेंट में जो है वो हाइपर वेंटिलेशन, ठीक है, बिल्कुल उसके ऑपोजिट पेशेंट जो है उसमें हाइपो वेंटिलेशन हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, हाइपर वेंटिलेशन के पेशेंट जो है ना वो उसमें जो ब्रीथिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर किसी पेशेंट में ओवर ब्रीथिंग होती है तो वो किस वजह से होती है, एंजाइटी की
की वजह से हो सकती है, पैनिक अटैक्स की वजह से हो सकती है, ठीक है। अब जब एंजाइटी या पैनिक अटैक्स की वजह से उसको बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग हो रही होती है, हाइपर वेंटिलेशन हो रही होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होने की वजह से भी ये जो है रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकता है। अब सैलिसाइक्लेट टॉक्सिसिटी और इंसेफेलाइटिस क्या होता है कि ये जो सैलिसाइक्लेट है इसकी जब टॉक्सिसिटी होती है ना हमारी बॉडी में, तो ये भी हाइपर वेंटिलेशन को कॉज करता है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जाके जो हमारी रेस्पिरेटरी सेंटर है उसको स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से ओवर ब्रीथिंग होती है। अब इसकी कॉजेज़ जो मेन याद रखने वाली है मैं वो रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट पे ये है कि पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेशन का पेशेंट होगा। सेकेंडली ये कि एंजाइटी की वजह से ओवर ब्रीथिंग कर रहा होगा। थर्ड पे ये कि अगर वो ओवर ब्रीथिंग कर रहे हैं तो उसकी रीज़न सैलिसाइक्लेट इंटॉक्सिसिटी या इंसेफेलाइटिस भी हो सकती है, ठीक है। ये 3 आप लोगों ने इसकी कॉजेज़ याद रखनी है। उसके बाद इसके मैनिफेस्टेशन हम वैसे ही करेंगे जैसे हम बाकियों की करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके मैनिफेस्टेशन टेबल से ही करेंगे। सबसे पहले इसके लेबॉरेटरी टेस्ट के बारे में आप लोगों ने याद रखना है। लेबॉरेटरी टेस्ट में वही पीएच का लेवल जो है इसका ज़्यादा हो जाएगा और जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। साइंस ऑफ कंपनसेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एसिडिक यूरिन होगा पेशेंट में, कंपनसेट करेगी हमारी बॉडी। लेकिन इसमें क्या होगा, अल्कलाइन यूरिन होगा, क्योंकि मीडियम जो है वो अल्कलाइन है हमारी बॉडी में, तो उसको रिमूव करने के लिए किडनीज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्कलाइन यूरिन को प्रोड्यूस करेंगी। इसके जो इफेक्ट्स आते हैं हमारी बॉडी पे वो क्या आते हैं कि न्यूरोनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पेशेंट में पैनिक अटैक। अब देखो पहले मैंने बात की कि जो एंजाइटी वाला पेशेंट होगा उसमें ओवर ब्रीथिंग होगी, यानी कि पेशेंट जो है उसमें पैनिक अटैक्स आएंगे। पेशेंट की टेटनी हम किसे कहते हैं कि जिसमें मसल्स की इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन हो रही होती है। पेशेंट नहीं चाहता कि उसकी कंट्रैक्शन हो, लेकिन मसल्स की कंट्रैक्शन जो है वो हो रही होती है। नंबनेंस हो रही होती है फिंगर्स की नंबनेंस का मतलब ये है कि वहाँ पे ना उसको कोई भी सेंसेशन नहीं फील हो रही होती, लाइक आप कोई भी नीडल कोई भी वहाँ पे सेंसेशन दो पेशेंट को फील नहीं होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं। इसके बाद एक कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट क्या आते हैं, कार्डियक डिसरिथमिया, मतलब कि जो हार्ट का रेट है वो एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल कार्डियक एक्टिविटी हो जाती है। ये सारा था हमारा रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस के बारे में कि सबसे पहले इसमें क्या होना है। बच्चों आप लोग ना इन दोनों का कंपैरिजन करके याद रखना, आप लोग को ये चीज़ कभी भी नहीं भूलेगी कि एक में एक चीज़ ज़्यादा हो रही है, एक में एक चीज़ कम हो रही है। एक में पीएच का लेवल ज़्यादा हो रहा है, एक में कम हो रहा है। एक में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो बाइकार्बोनेट है उसका लेवल कम हो रहा है तो एक में ज़्यादा हो रहा है। एक में अल्कलाइन यूरिन है तो एक में एसिडिक यूरिन है। एक में पेशेंट पैनिक अटैक के साथ आ रहा है, ओवर ब्रीथिंग के साथ आ रहा है। एक में पेशेंट जो है उसमें वेंटिलेशन ही नहीं उसको मिल रही तो हाइपो वेंटिलेशन की तरफ जा रहा है, और एक में पेशेंट में क्या हो रही है, हाइपर वेंटिलेशन हो रही है। ये सिंपल से पॉइंट्स है जो आप लोगों ने याद रखने हैं और आप लोग को याद रहेंगे भी। अब लास्ट पॉइंट है जो हम इसका निमोनिक डिस्कस करेंगे। स्नैप्स के बारे में तो सबने सुना है ना, स्नैप सारे एक दूसरे को सेंड करते हैं, तो बस उसी से रिलेटेड आप लोग का क्या है, डैड टेक नाइस स्नैप्स केयरफुली, ठीक है। जो डैड अब यहाँ पे ना ये आप लोग लिख लो, अगर आप लोग को नहीं समझ आ रही तो आप लोग को नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगी। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, डिजीनेस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। डैड टेक, टी स्टैंड फॉर टेटनी, टेक नाइस, एन स्टैंड फॉर नमनेस, ठीक है। उसके बाद स्नैप्स केयरफुली, स्नैप्स में जो एस है वो सीजर्स के लिए और जो सी में केयरफुली है वो कार्डियोवैस्कुलर के लिए या कार्डिक एक्टिविटी के लिए। ये आप लोगों ने मेंशन कर लेना। अब हम इसके ना ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है, देखो अगर पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो रहा है, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है और बड़ी मज़े की बात है, आप लोगों ने ध्यान से सुननी है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब हम एक्सहेल करते हैं हम अपनी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, हम पेशेंट के आगे ना एक पेपर बैग लगा देंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जब वो पेपर बैग में सांस लेगा ना तो रीब्रीथिंग हो रही होगी। रीब्रीथिंग का मतलब है कि जो वो सांस ले रहा होगा वही दोबारा से वो उसको इनहेल कर रहा होगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सहेल कर रहा है उसी कार्बन डाइऑक्साइड को वो क्या करेगा, इनहेल करेगा। उसकी वजह से उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है हम उसको मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर का आप लोग को पता आना चाहिए। इसके अलावा आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है, सब बच्चों ने कोशिश करनी है, आप लोग व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो नंबर पे, ठीक है। उसके अलावा आप लोग यहाँ कमेंट्स में भी पूछ सकते हो, सब ने लाइक भी करना है। कमेंट्स में भी आप लोगों ने बताना है कि लेक्चर कैसा था, कोई क्वेश्चन आप लोगों ने वहाँ पे भी पूछना है, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग के साथ नोट्स भी मैं आज शेयर कर देती हूँ।